हेलो एवरीवन, आप सबका तितली की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवाइज़ करेंगे। पूरा फुल चैप्टर रिवाइज़ करने वाले हैं, तो बने रहिए एंड तक। हमारा चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड और यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ लिविंग। यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में थोड़ा सा चैप्टर में कंपैरिजन किया हुआ है। क्या क्या फीचर्स लिविंग में होता है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो जिनमें से कुछ फीचर्स दे के रखा है एनसीईआरटी में: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। उसके बाद ग्रोथ को लेके थोड़ा डिस्कस किया हुआ है कि चलो ये तो लिविंग का फीचर है, इससे हमको ग्रोथ देख के समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ लिविंग है। लेकिन क्या ग्रोथ सिर्फ लिविंग में होता है? तो ग्रोथ सिर्फ लिविंग में नहीं होता है, ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होता है। आप देखिए हो कि माउंटेन्स वगैरह पे एक्रेशन होने लग जाता है और उसके कारण जो है उसको हम लोग ग्रोथ कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर पढ़े हो गए आप लोगों ने, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन वेट, तो इसलिए हम उसको एज अ ग्रोथ कंसिडर करते हैं। तो ग्रोथ हम लोग को लिविंग में तो हो ही रहा है, लिविंग का तो आपको पता ही होगा, बट ये नॉन लिविंग में भी हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। और फिर रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। क्या रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग में होता है? क्या तो ये बिल्कुल सही है कि रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग में ही होता है। रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में बिल्कुल नहीं होता है, बट रिप्रोडक्शन सारे लिविंग में होना चाहिए ना, क्योंकि ये लिविंग का फीचर है, तो जितने लिविंग है सब में होना चाहिए। बट रिप्रोडक्शन सारे लिविंग में नहीं होता है। तो क्या क्या इसमें एक्सेप्शन आ गया, तो कौन कौन सा एक्सेप्शन आ गया? तो इसमें हो गया एक्सेप्शन आपका इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। ऐसे दंपत्ति देखे होंगे आप लोग जो कि इनफर्टाइल होंगे, तो क्योंकि उनका बच्चा नहीं हो रहा तो आप उनको नॉन लिविंग तो नहीं बना सकते ना, है तो वो लिविंग ही, बट रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक्सेप्शन हो गया कि सारे लिविंग जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। जब सारे लिविंग रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहे तो आप उसको लिविंग का डिफाइनिंग फीचर कैसे बना दोगे? ओके, इसलिए ये भी हो गया क्या, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसलिए यहाँ पे CF लिखा हुआ है। देन आपका आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन ये सब कुछ है, वो भी तो हमारे बॉडी में ही हो रहा है ना, वो भी तो सेल्स में ही हो रहा है, इसलिए मेटाबॉलिज्म। और कभी भी नॉन लिविंग में नहीं होता। ये पेन वगैरह दे रखा है तो इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, बट हमारा बॉडी है वो सब में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसलिए मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या हो जाएगा, पहला डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा। देन है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल के बारे में पढ़े होंगे आप लोग बचपन में, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ इसको कहा गया, और सेल होगा तभी उसमें मेटाबॉलिज्म होगा। ओके, सो ये भी डिफाइनिंग फीचर है। देन आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो है वो मोस्ट ऑब्वियस फीचर है लिविंग का, तो ये चीज़ आप याद रखोगे कि कॉन्शियसनेस जो है, अगर एग्ज़ाम में ये सारा कुछ फीचर दे दे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ये सारा कुछ दे दे और सिर्फ एक ऑप्शन चूज़ करना हो कि कौन सा डिफाइनिंग फीचर है, और उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मेटाबॉलिज्म भी दिया रहेगा, तो आप कॉन्शियसनेस में ही टिक करोगे। देन आ जाता है आपका यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो कुछ एक्चुअली जब ग्रोथ का सेक्शन आप पढ़ोगे ना, वहीं पे ये लिखा हुआ है कि मल्टी सेलुलर जो होता है उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है, बट यूनिसेलुलर में ग्रोथ जो होता है वो अलग अलग नहीं होता है, वो एक साथ होता है। तो एक साथ कैसे होता है, देखो, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया सेल, और ये बड़ा हुआ, उसके बाद ये यहाँ पे सेल डिवीजन हो गया, तो क्या हो रहा है, ग्रोथ हुआ, उसके बाद रिप्रोडक्शन हो गया। तो ये चीज़ के कारण हम यूनिसेलुलर को क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ में हो रहा है। अब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्योंकि साथ में हो रहा है तो हम इसको कह रहे हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। बट मल्टी सेलुलर, जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर हो गए, तो क्या ग्रोथ अलग से होता है, रिप्रोडक्शन अलग से होता है, इसलिए इसके लिए खास टर्म है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और इसके लिए म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके, उसके बाद आ जाता है कि कितने स्पीसीज़ हैं हमारे अर्थ पे। तो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ है हमारे अर्थ पे, और इसको इकट्ठे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायो का मतलब लाइफ एंड डाइवर्सिटी का मतलब फॉर्म, मतलब इतने स्पीसीज़ हैं, इतने डाइवर्सिटी है, और जहाँ पर इतने डाइवर्सिटी हो, इतना स्पीसीज़ हो, तो फिर उसका क्लासिफिकेशन करना भी तो ज़रूरी है ना। आप कपड़ा खरीद के लाते हो मार्केट का, तो आपका समर का कपड़ा अलग रखते हो, देन विंटर का अलग रखते हो, तो उसी तरह से अरेंज करते हो ना हर चीज़ों को। तो उसी तरह से जब इतनी सारी वेराइटीज़ है, इतनी स्पीसीज़ हैं,
तो फिर उसका भी तो क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोग अब टैक्सोनॉमी में एंटर करेंगे। टैक्सोनॉमी में क्या है, तो टैक्सोनॉमी में ये एनसीईआरटी में दे रखा है, लाइन बाय लाइन की कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन करते हैं, देन नॉमेनक्लेचर करते हैं, देन क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये चीज़ याद होना चाहिए, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कैरेक्टराइजेशन में, कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इनमें क्या क्या कैरेक्टर है, सेट ऑफ कैरेक्टर को देखते हैं। देन आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं, इस कैरेक्टर के बेसिस पे हम इसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हो सकता है। देन उसका हम नाम रखते हैं, अगर वो प्लांट है तो हम इसको फॉलो करेंगे ICBN को, और अगर वो एनिमल है तो हम उसको ICZN को फॉलो करेंगे। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, क्योंकि ये इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। क्लासिफिकेशन की बात करें तो देन उसको क्लासीफाई किया जाता है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में। ये याद रखेंगे, टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे उठ के आ जाएगा। देन आता है सिस्टमेटिक्स। क्या होता है, तो सिस्टमेटिक्स कुछ नहीं होता है, बस नाम में ही बड़ा बच्चे को डर लगने लगता है, क्या नहीं है। बस सिस्टमेटिक्स में होता है कि टैक्सोनॉमी जो आप लोग देखे हो, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, वो सब कुछ है, प्लस उसमें एक चीज़ ऐड हो गया है, और वो है ये क्या, फाइलोजेनी ऐड हो गया। तो फाइलोजेनी क्या है, फाइलोजेनी एक्चुअली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में पता करता है, बताता है। ये चीज़ किस चीज़ से, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग मंकी से आए, इससे आए, उससे आए, तो कैसे, मतलब सीधे सीधे बोले तो किसी भी स्पीसीज़ के बारे में आप उसके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जब हम उसके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके करेक्शंस को पता लगाते हैं, तो उस चीज़ को हम फाइलोजेनी कहते हैं। ओके, जैसे एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल हो गया, तो सब कुछ बोलते हैं ना कि ये सब कुछ फीस वगैरह से इवॉल्व कर क्या है, उसी तरह से उसके पास्ट के बारे में जब जानने की कोशिश करते हैं फाइलोजेनी के बारे में टैक्सोनॉमी के साथ साथ, तो हम उसको क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक्स कहते हैं। दैट्स इट, हो गया। एग्जाम में पूछ के आता कि फाइलोजेनी क्या होता है, तो आपको ये याद रखना है कि फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसमें सिर्फ वही चीज़ दिया हुआ है जो एग्जाम में पूछेगा, सो केयरफुल रहिएगा। एक एक यहाँ पे कुछ भी फालतू नहीं लिखा हुआ है, वो हर चीज़ लिखा हुआ है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या फिर पूछा हुआ है, वही चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। बाइनोमियल यहाँ भी लिख के रखे हैं, टैक्सोनॉमी में भी यहाँ पे देखिए 3rd नंबर में नोमेनक्लेचर दे के रखा है। तो नोमेनक्लेचर जब नाम रखते हैं तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है वो कौन दिए हुए हैं, तो ये दिए हुए हैं कैरोलस लिनियस दिए हुए हैं। बाइनोमियल का मतलब ये होता है, बाय मीन्स दो, और नोमियल यहाँ पे दो नामों का यूज़ करते हैं। ओके, और जिसमें से एक होता है स्पीसीज और एक होता है, सॉरी लाइट के लिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसमें दो नाम रखा जाता है। सबसे पहले एक नाम जो होता है, एक जीनस होता है और एक स्पीसीज होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे ये मैंजीफेरा इंडिका लेन है, ये एग्जाम्पल सीधे से उठ के आया हुआ है एग्जाम में, आप देखो 2018 में आया हुआ है नीट में। मैंजीफेरा इंडिका, यहाँ पे जो मैंजीफेरा है ये जीनस है, और जीनस के बाद क्या आएगा, स्पीसीज आएगा। तो पहले जीनस देन स्पीसीज, और इसके बाद कुछ रूल्स है जो फॉलो करना है हमको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। वो कौन कौन सा रूल है, तो ये वो रूल है, जैसे अगर आप हाथ से लिख रहे हो ना नाम, जैसे मैंजीफेरा इंडिका मेरा लिखा हुआ है, तो आप इसको सेपरेटली अंडरलाइन करोगे। तो देखो मैंजीफेरा अंडरलाइन किया हुआ है, इंडिका अंडरलाइन किया हुआ है। यहाँ पे लिन है क्योंकि ये लीनियस जो है ना, तो एक चीज़ याद रखना कि जो ऑथर का नाम, साइंटिस्ट का नाम आप लिखोगे ना, उसको आप अंडरलाइन नहीं करोगे। ओके, तो आप अगर हाथ से लिख रहे हो, हैंड रिटन है, तो आप उसको अंडरलाइन करोगे, और अगर प्रिंट कर रहे हो तो आप उसको इटैलिक्स में करोगे। याद रहेगा, ये इतना जो लिखा हुआ है ना रूल, क्या क्या फॉलो करते हैं यहाँ तक, ये इतने दूर में जो भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में लिखा हुआ है ना, वो सब कुछ एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इससे क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और कैरोलस लिनियस जो थे ना, वो 2 बुक भी लिखे हुए हैं। एक है स्पीसीज प्लांटेरम, तो पता चल रहा होगा कि प्लांट से रिलेटेड है, एंड सिस्टेमा नेचुरली।
जो कि एनिमल से रिलेटेड है, जिसमें एनिमल्स के नेम के बारे में लिखे और पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। किसके द्वारा? लीनियस के द्वारा। तो ये दोनों बुक का नाम भी याद रखेंगे, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन आ जाता है हायरार्की के बारे में। तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज़ के बारे में। तो इसमें आपको एक जो चीज़ याद रखना है वो ये कि जब आप नीचे से ऊपर जाते हो, मतलब स्पीसीज से किंगडम की तरफ जब आप जाते हो, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज़ होता है, लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ चुके होगे, ये आपका रिवीजन सीरीज है, ज़्यादा डिटेल में बताने में ऑलरेडी 10 मिनट हो गया है। तो चलो, इसमें हायरार्की में जो सबसे बिगेस्ट यूनिट होगा, इसको यूनिट भी कह सकते हैं, किंगडम, फाइलम सब कुछ दिया। इसको टैक्सॉन भी कह सकते हैं, रैंक भी कह सकते हैं, ग्रुप भी कह सकते हैं, कैटेगरी भी कर सकते हैं। इतना कुछ नहीं लिखे हैं, बट इतना सब कुछ जो जो मन करे कह दो। बट चलो, हम टैक्सॉन लिखा है तो हम टैक्सा ही कहते हैं। तो सबसे बिगेस्ट टैक्सा कौन सा है? तो किंगडम है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? तो स्पीसीज़ है। मतलब कॉमन कैरेक्टर और बिगेस्ट स्मॉलेस्ट इतना याद कर लो, काम बन जाएगा। देन आता है हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब पता होना चाहिए इसके बारे में सब कुछ तुम लोगों को। ये देख लेना, मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनेंगे। उसके बाद हर्बेरियम के बारे में लिखा है। हर्बेरियम में क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा होगा, हर कुछ प्लांट से रिलेटेड है। तो हाँ, बिल्कुल प्लांट से रिलेटेड है। इसमें आप एनसीईआरटी में इसका फ़ोटोज़ भी दे के रखा है, तो देख लेना, चेक कर लेना एक बार बुक खोल के। तो इसमें क्या होता है ना कि एक पेपर का सीट होता है, जैसे ये कॉपी का पेज दिख रहा है ना, बस इसी तरह से समझ लो। पर यहाँ पे प्लांट को ऐसे ड्राई करके रखा जाता है, उसको ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व किया जाता है किस पे? सीट पे। और उसके बाद जो उसको डिस्कवर किया रहता है, लोकल नेम, ये सब कुछ, मतलब उसके बारे में पूरा डिटेल सब कुछ उस पेपर पे लिखा रहता है और यहाँ पे बगल में पेस्ट किया हुआ रहता है, जिससे स्टडी करने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलता है। देन आता है बॉटेनिकल गार्डन। आप सबको पता होगा बॉटेनिकल गार्डन में क्या होता है। बॉटेनिकल गार्डन में होता है कि जो प्लांट्स है ना, वहाँ पे नेम प्लेट्स वगैरह ऐसा कुछ लगा के प्लांट्स का साइंटिफिक नेम, बॉटेनिकल नेम, सब कुछ लिखा रहता है। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में हावड़ा में है, देन लखनऊ में है बोटैनिकल गार्डन। आप इसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दो, ये आप लोग को करना है इतना, तभी अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएगा, क्योंकि ये सब कुछ पूछा जाता है, लिख लोगे तो याद हो जाएगा। और फेमस की बात करें तो फेमस कौन सा है? तो क्यूब में है, और वो कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। ओके, देन म्यूजियम की बात करते हैं। म्यूजियम कभी ना कभी तो गए ही होंगे। तो म्यूजियम में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ क्या होता है? प्लांट्स का, एनिमल्स का और इंसेक्ट का। तो आप प्लांट को कैसे रखते हैं? तो ड्राई करके रखते हैं। एनिमल को कैसे रखते हैं? तो स्टफ्ड करके रखते हैं। और यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, सुन लो, प्रिजर्व करके। जैसे आप स्कूल में, लैब में देखे होगे ना, तो ऐसा लिक्विड में रखा रहता है, तो उस तरह से म्यूजियम में भी रहता है। और एक स्टफ किया हुआ रहता है, जो बच्चे का टेडी बियर ये सब कुछ नहीं आता है, बस वैसा ही उसमें रुई वगैरह भर के स्टफ करके रखा जाता है। और इंसेक्ट बॉक्स, छोटा छोटा डब्बा रहता है जिसमें इंसेक्ट को मार के उसके बाद उसका पिनिंग करके उसको डब्बे में रखा जाता है और फिर म्यूजियम में रखते हैं। तो इंसेक्ट बॉक्स, ये आपको याद रखना है कि म्यूजियम में क्या क्या रहता है। तो प्लांट रहता है, एनिमल रहता है और इंसेक्ट बॉक्स रहता है। एंड देन जूलॉजिकल पार्क की बात करें तो जूलॉजिकल पार्क में आपको पता है, जूलॉजिकल पार्क सीधे सीधे बोले तो चिड़ियाघर, जू, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल आप लोग को देखने को मिलता है, देखे ही होंगे। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि उसके फूड हैबिट्स के बारे में स्टडी किया जाता है और उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी किया जाता है। ओके, देन आता है की बहुत इंपॉर्टेंट है। की से ना आप प्लांट और एनिमल दोनों को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, दोनों का आइडेंटिफिकेशन में हेल्प होता है की से। तो ये याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्लांट एनिमल दोनों के बारे में पता कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल की से। देन यहाँ पे एक दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है कपलेट एंड एक लेट। तो कपलेट में क्या होता है? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिया हुआ रहता है जो कि पेयर में रहता है, ये याद कर लेना। एंड देन लीड होता है। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मीन्स दो कैरेक्टर लिखा रहता है पेयर में। जैसे सपोज करो, जैसे बताए तो कोई ऐसा एनिमल है, जीव है, जिसके बाहर स्केलेटल है और
और एक और रहेगा जैसे उसके बाहर स्केलेटल नहीं है, तो जैसे आपको मोलस्का मिल गया कुछ तो आप चूज़ करोगे कि स्केलेटल वाला फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करोगे। तो उसी तरह से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिया रहेगा जिसको हम क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। कपलेट मतलब कपल दो दो रहता है। ओके, देन आता है लीड। तो वो जो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, तो जैसे सपोज करो ये स्टेटमेंट 1 है, ये 2 है, तो आप इसको भी लीड कहोगे, इसको भी लीड कहोगे, और दोनों को इकट्ठे क्या कहोगे, कपलेट। ओके, यही की में है, तो इतना याद रखेंगे। देन आता है मैनुअल। तो मैनुअल से क्या होता है ना कि मैनुअल को ये भी हमें आइडेंटिफिकेशन में ही हेल्प करता है। इससे आप किसी भी यूज टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज़ के बारे में उसका नेम आप आइडेंटिफाई कर सकते हो मैनुअल से, किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ का। देन आता है आपका कैटलॉग। तो कैटलॉग के बारे में तो एनसीईआरटी में नहीं दे के रखा है, लेकिन फिर भी जान लो, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ सकता है कि इसमें कैटलॉग में क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट होता है अलग अलग स्पीसीज़ का। और जो कि जैसे अगर सपोज करो अगर आप यूपी में रह रहे हो, तो यूपी में जितने भी टाइप के स्पीसीज़ पाए जाते होंगे ना, वो सबका अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट होगा, उसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन होगा। ओके, तो ये सब कुछ आपको किस में देखने को मिलेगा, कैटलॉग में मिलेगा। अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, और किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में का सारा कुछ रहेगा उसमें डिटेल। देन आते हैं मोनोग्राफ में। क्या होता है, तो मोनोग्राफ में आपको किसी एक टेक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा, जो आप टेक्सॉन पीछे पढ़ के आ चुके हो ना, किंगडम, फाइलम एंड ऑल, वही सब कुछ का। देन फ्लोरा की बात करें, नाम से ही पता चल रहा होगा, फ्लोरा कुछ समथिंग जो प्लांट से रिलेटेड हो, तो ये आपको किसी पर्टिकुलर एरिया के प्लांट के बारे में आपको इन्फॉर्म करता है। जैसे आप यूपी से हो तो यूपी में कौन कौन सा प्लांट होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, वगैरह वगैरह, उस टाइप का। देन आते हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमी। तो आपको बस सीधे सीधे इतना याद ही कर लेना है कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी जो है ना, वो 5 उसमें आप लोग को क्या क्या स्टडी करना होता है, तो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी, डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। सीधे सीधे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी एंड, ये सीधे सीधे ये आपको पूरा पूरा पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है सीधे लाइन में। तो ये चीज़ याद कर लेना। अगर रिवीजन अच्छे से हो गया है तो लाइक कर देना। बाय बाय।